Hello, I am Shaukat sir. I am from J&K. एक्चुअली मेरी जो हिस्ट्री है, मैंने अपना एमएससी जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी से 2012 में कंप्लीट किया और उसके बाद 2013 में मैंने बीएड कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया और आफ्टर 12th के बाद एक्चुअली जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो नॉन मेडिकल था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स थे और मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा पहले से ही रहा है। आफ्टर एमएससी के बाद मैंने हायर सेकेंडरीज में एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर काम किया, मिडिल स्कूल्स में भी काम किया और उससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और आज तक मैंने बहुत सारे लड़कों को पढ़ाया है जिन्होंने नीट जैसा एग्जाम जो है, एनडीए जैसा एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई किया। और हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम स्टूडेंट को फिजिक्स में अगर किसी जगह उसको प्रॉब्लम अराइज होती है उसको दूर करें और उसके कंफ्यूजन को क्लियर करें। आमतौर पे फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें स्टूडेंट बहुत डर जाता है कि हम न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करें, किस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोग हैंडल करें। लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए हमने बहुत सारा फिजिक्स के रिलेटेड कंसेप्ट्स जो है अपने अंदर उन चीजों को मैंने डेवलप किया ताकि मैं स्टूडेंट को उन चीजों को समझा पाऊं और उन्हें बिल्कुल इजीली वो कंसेप्ट समझ आ जाए। मैं इस 10 ईयर की एक्सपीरियंस को अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना चाहता हूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो और उनको फिजिक्स में किसी जगह कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो आगे जब किसी नीट एग्जाम में या एनडीए के एग्जाम में या जेडब्ल्यू के एग्जाम में बैठें तो उनको किसी भी जगह कोई दिक्कत ना हो। मेरा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फिजिक्स के रिलेटेड रहा है कि किस तरीके से स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है और किस तरीके से उस स्टूडेंट के कंफ्यूजन को क्लियर किया जा सकता है। अब हम फिजिक्स के कंटेंट प्लान को जो हमारे पास 11th का क्लास है डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास इसका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को कितने टाइम में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा पहला जो यूनिट है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसको ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। इससे पहले भी आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंशिएशन में लैक करता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है उसका कंसेप्ट उसको नहीं होता है। लेकिन अगर उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पहले दिया जाए तो उसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये बेसिक बैकबोन है फिजिक्स का। कोई ऐसा ना समझे कि फिजिक्स जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बगैर हमें आसानी से समझ आ जाएगा। इसको जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो उसमें हम इसको पहले पढ़ाया जाता था
तो हम इसको 40 क्लासेस में कंप्लीट करते थे, लेकिन अब ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की वजह से हम उन्हीं कंसेप्ट्स को आगे ले आते हैं जो बिल्कुल आपको जरूरत होते हैं। तो ऑलमोस्ट इसके 6 आवर्स लग सकते हैं। उसके बाद हमारे पास काइनेमेटिक्स जो है बहुत ही बढ़िया यूनिट है, अच्छा खासा मटेरियल इसमें है और इसमें लगभग 10 आवर्स का टाइम लग सकता है। बहुत सारे कंसेप्ट स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने हैं, तो इसके लिए हम 10 आवर्स का टाइम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आता है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। इसमें बेसिक 3 लॉज हमारे पास है न्यूटन के, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ऑलमोस्ट इसका टाइम जो है 8 आवर्स का लग सकता है और अच्छे तरीके से हर कोई कंसेप्ट समझ आ सकता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर नेक्स्ट यूनिट है। इसमें 7 आवर्स का टाइम लगेगा, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, हर कोई कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। थोड़ा सा लंबा यूनिट है, ज्यादा टाइम ले सकता है, तो 11 आवर्स हमने इसके लिए टाइम रखा है। 11 आवर्स में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन। बड़ा इजी यूनिट है, बहुत ही इजी है। स्टूडेंट ने 9th में इसको पढ़ा होता है, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट उसने समझे होते हैं, तो 9 आवर्स इसके लिए अच्छा टाइम है जिसमें यह कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये नेक्स्ट यूनिट है, लंबा चैप्टर है। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और उसके बाद गैसेस का पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, तो 12 आवर्स इसके लिए सफिशिएंट है, टाइम कंप्लीट हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स एक अच्छा सा यूनिट है, बहुत ही बढ़िया यूनिट है, आसान है और इसमें हमने 8 आवर्स का टाइम रखा है। बिल्कुल 8 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें 13 आवर्स हमने रखा है, क्योंकि ये 2 अलग अलग चैप्टर्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस और उसके बाद थ्योरी ऑफ जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसको अलग अलग पढ़ा जाता है और 13 आवर्स इसके लिए सफिशिएंट टाइम है, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये जो है इसमें पहले ऑसिलेशन पढ़ा जाता है और उसके बाद वेव्स पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें है, अच्छा सा यूनिट है। लेकिन आमतौर पे स्टूडेंट इसमें फील करता है कि ये टफ है, बट कोई चीज टफ नहीं होती है जब आप लगन से काम करोगे और आपके सामने सिखाने वाला जो है वो भी इन कंसेप्ट्स में परफेक्ट होगा और उसको अच्छे से कंसेप्ट समझ आए होंगे, तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, आसानी से उसको अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा, वो आपको करवा सकता है। तो इसके लिए टाइम जो है 16 आवर्स का सफिशिएंट है। So this was all about my introduction and how to tackle numericals, how to derive equations, how to derive expressions। ये सभी चीजें जो है ये उतना टफ नहीं है, हम इसको बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको डेफिनेटली एक अलग तरीके से बेनिफिट होगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, आज का टॉपिक जो है दैट इज वी हैव टू से राउंडिंग ऑफ। वहां तक किसी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। राउंडिंग ऑफ आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके। अब देखिए, इसमें कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, जो रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बिल्कुल छोटा ही क्लास होगा ये, लेकिन याद रख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताऊंगा। अब जो भी नंबर हमारे पास लेस देन 5 होता है, क्या होता है? लेस देन 5। कभी भी कोई नंबर होता है तो अगर वो लेस देन 5 होगा, पॉइंट के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे हमारे पास चेंज नहीं होता है। डोंट चेंज, आपको नंबर चेंज नहीं करना है। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं।
दूसरा जो रूल है वो हमारे पास है, अगर ग्रेटर देन हमारे पास 5 होगा, कहीं पे ग्रेटर देन 5 होता है, तो उस वक्त हम लोग क्या काम करते हैं, उस वक्त हम ऐड 1 करते हैं। क्या करते हैं? ऐड 1। हाँ, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है, अगर हमारे पास इक्वल टू 5 होगा, कहीं पे इक्वल टू 5 होता है, लेकिन उससे पहले इक्वल टू 5 अगर हमारे पास 5 होगा, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास इवन नंबर होगा, क्या होगा? इवन नंबर। हाँ, उस वक्त हमारे को क्या याद रखना है? उस वक्त हमें कोई भी चेंज नहीं करनी है, डोंट चेंज। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है, चौथा रूल जो हमारे पास है, दैट इज अगर हमारे पास इक्वल टू 5 होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास ऑड नंबर होगा। क्या होगा? ऑड नंबर। बिल्कुल, तो उस वक्त आपको ऐड करना है, लेकिन ऐड करना है 1। क्या करना है? ऐड 1। 1। हाँ, ये रूल्स मुझे बताइए आपको याद रहे या नहीं? यस सर। तो पहला, लेस देन हमारे पास 5 जब होगा तो डोंट चेंज, कुछ नहीं चेंज करना है। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो ऐड 1 करना है। अगर 5 के बराबर होगा, लेकिन उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, फिर इवन नंबर होगा, तो उस वक्त हमारे को कोई चेंज यहां पे नहीं होगी। अगर हमारे पास 5 के बराबर, पहले 5 के बराबर होगा, उससे पहले हमारे पास ऑड नंबर होगा, तो ऐड हमारे को 1 करना है। एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको ये समझ आ जाएगा। आपको लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, सपोज आपके पास क्वेश्चन होगा कि राउंडिंग ऑफ आप कीजिए, आप राउंडिंग ऑफ कीजिए, लेकिन राउंडिंग ऑफ आपको करना है कहां तक? अप टू 3 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट। ऐसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें 3 डिजिट तक आप लोग राउंडिंग ऑफ कीजिए, नंबर है हमारे पास 1.23456, इस तरीके से नंबर है। तो लेकिन आपको कहां तक लेना है? 3 डिजिट तक लेना है। कहां तक लेना है? 3 डिजिट तक। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे 3 डिजिट जो है वो यहां तक है, यहां तक है ना, 3 डिजिट्स। यस सर। उससे उससे उसके बाद जो हमारे पास है वो तो 4 है। इसका मतलब है कि ये जो 3 है, इसके बाद कौन सा है? 4। 4। लेकिन 4 जो है, 4 हमारे ये 3 जो हमारे पास है, 3 एक्चुअली क्या है? क्या वो हमारे पास 5 से लेस देन है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास लेस देन 5 है, लेकिन आपको देखना है इसके बाद वाला नंबर जो 4 हमारे पास है। तो 4 जो हमारे पास है वो एक्चुअली क्या है? दैट इज लेस देन 5। बात समझ आ रही है? यस सर। 3 डिजिट तक तो आपको देखना है, लेकिन उसके बाद जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है, इसको आपको देखना है कि अगर ये 5 होता या 5 से ग्रेटर देन होता, तो उस वक्त हम लोग रूल अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा कि ये तो 4 है, लेकिन 4 तो 5 से लेस देन है। इसका मतलब है पहला वाला रूल हमारे पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर? दैट इज 1.23। क्या लिखेंगे? 1.23। कोई भी चेंज यहां पे नहीं आएगी। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, चलिए दूसरा एक एग्जांपल मैं आपके पास यहां पे बता दूंगा। अगर हमारे पास है 1.23567, तो फिर आपको फिर से वही आपको 3 डिजिट तक लेना है, लेकिन 3 डिजिट तो हमारे पास यहां तक है। उसके बाद वाला नंबर जो है, क्या वो 5 है या नहीं है? यस सर। तो ये अगर हमारे पास 5 है, बिल्कुल 5 तो ये बराबर है, तो यहां पे रूल अप्लाई होगा, या तो हमारे पास थर्ड रूल अप्लाई होगा, या तो हमारे पास फोर्थ रूल अप्लाई होगा। लेकिन थर्ड रूल में हमने क्या बोला? उससे पहला नंबर जो होगा वो इवन होना चाहिए, लेकिन वो तो इवन है ही नहीं, ये तो ऑड है। इसका मतलब है यहां पे 3 जो है वो क्या है? वो ऑड है ना? ऑड। यस सर। तो ये किसके बराबर आएगा, जरा आप बताओ? 1.22। नहीं, 22 नहीं आ जाएगा, ऐड करना है, 3 को 1 ऐड कीजिए, 1.24। बात समझ आ गई या नहीं? यस सर। क्या मैंने बोला, जरा बताओ आप? क्या? मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे? हाँ? सर अगर 5 होगा, लेकिन उससे जो पहला वाला नंबर है वो देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड अच्छा, होगा तो उसको +1 करना है, अगर इवन होगा फिर सेम लिखना है वही फिर नंबर। वही, बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही रखना है। तो वो भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ये वाला एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, 1.236, यहाँ पे 23667, उसके बाद 8 है। बताइए 3 डिजिट तक हमारे पास ये वाले हैं, है ना? यस सर। लेकिन 3 के बाद हमारे पास जो नंबर है, क्या वो हमारे पास 6 है ना? 6 तो ग्रेटर देन है 5 से। यस सर। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, मुझे बताइए? सेकंड वाला। एग्जैक्टली, सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऐड क्या होगा? 1 होगा। तो ये किसके बराबर हम लिखेंगे? 1.24। 4। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलिए चौथा रूल हम देखेंगे। चौथा रूल आप देखो, एक एग्जांपल है 1.2657, उसके बाद
इस तरीके से हम ले लेंगे 2 5 6 ले लेंगे यहाँ पे 6 और उसके बाद 7 ले लेंगे 6 उसके बाद 7। 3 डिजिट तक आपको लेना है, यहाँ तक 3 डिजिट है, उसके बाद जो नंबर हमारे पास है वो तो 5 है। लेकिन आप बताइए अगर ये 5 है तो ये बराबर 5 है। जब ये 5 के बराबर है तो बताइए हम किसको देखेंगे? हम उससे पहले वाले नंबर को देखेंगे। उससे पहले वाले नंबर को देखेंगे तो 1.2 क्या होगा? ये क्या यहाँ पे ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं ऐड होगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अच्छा मुझे बताइए, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मैं देखूंगा आपको ये समझ आया या नहीं। लेट अस कंसीडर, आपको लिखना है राउंडिंग ऑफ अप टू 4 डिजिट्स। अब रैंडमली मैं एक नंबर ले लूंगा यहाँ पे, रैंडमली 1.2 3 4 5 उसके बाद 6। बताइए आंसर क्या होगा, क्या हम लिखेंगे? 1.23 उसके बाद 4। ये तो है ही हमारे पास, देखो ये 4 है, लेकिन आपको देखना है यहाँ पे अगर ये 5 है तो फिर 5 से पहले हमारे पास इवन है या ऑड है? वो क्या है? इवन। तो इवन का मतलब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। जरा देखिए इवन में कोई भी चेंज नहीं आती। दूसरा कोई रैंडमली हम ले लेंगे नंबर, आप बता देना। 2.346843। बताइए क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 5 है ना सर ये? हाँ तो बताओ, मुझे आंसर बताओ। 2.34 6। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तो ग्रेटर देन 5 क्या होता है रूल? आप जरा सोचिए, ग्रेटर देन 5 ऐड होता है, क्या कर रही हो? ये 7 बनेगा। कंफ्यूजन हो गया? क्यों कंफ्यूजन? मुझे पता है आपको कंफ्यूजन कैसे हो गया। आपने सोचा शायद हमारे पास यहाँ जो 8 है उससे पहले इवन नंबर है, यही कंफ्यूजन हो गया ना आपको? यस सर। नहीं, मैंने कहा वो तब होता है, ये जो रूल आपने याद रखा वो तब होता है जब इक्वल टू 5 होता है। इक्वल टू 5, ये 5 था। 5 से पहले की बात हमें देखनी है। जब 5 होता है तब पहले देखना होता है, फिर ऑड है या इवन है। लेकिन अगर हमारे पास 5 से ग्रेटर है उस वक्त हमें इवन ऑड की देखने की जरूरत नहीं है। यस सर। बात समझ ली आपने? यस सर। चलिए और एक बताएंगे। 3.4 5 6 7 8 और 9। बताइए क्या लिखूं मैं? 3.457। देखिए हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ 5 से ज्यादा है तो ये हमारे पास 7 बनेगा। बात समझ आ गई? यस सर। आप किसी जगह गलत करोगे? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। आप ठीक हो आज? ठीक हो मेरे ख्याल से, आप शायद ठीक नहीं हो आज। नो सर। अच्छा ठीक है। अब देखिए कुछ और रूल्स यहाँ पे हैं। एक होता है एडिशन में, एक होता है सब्ट्रैक्शन में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एक रूल हमारे को पढ़ना है यहाँ पे। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप हमेशा इसको याद रख लेना। 1.23 उसके बाद मैं लिखूंगा 1.47001 उसके बाद मैं लिखूंगा 1.2। ऐसे हमारे पास कुछ नंबर्स है और इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो बताइए अगर आप ऐड करोगे तो हमारे को क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? 3.6 अरे कहां 3.8 7 8 9 10 0 0 अरे 1 अरे ऐड करना नहीं आता है, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर रही हो? 1 0 0 0। देखो कैसे 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 7 और 3 तो हो गया 0, 1 कैरी आ गया, 2 1 हो गया, 3 7 8 9 ये हो गया ना। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे 3 ये हो गया ना। यस सर। अब देखो मेरी बात सुन लेना। अब आपको क्या काम करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया जाता है पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा, ये जो कैरी आया था। अब देखिए इस वाले में हमारे पास इस नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2। इस वाले में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 5। इस वाले में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट। सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर्स में सबसे कम डिजिट पॉइंट के बाद किस नंबर में है? 1.2। हाँ बिल्कुल, ये बात याद रख लेना। यानी ये वो नंबर है जिस नंबर में पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है और उसके बाद देखना है 9 के बाद तो 0 है, इसलिए यहां पे हमारे को ये किसके बराबर आएगा? 3.9 के बराबर। दूसरा रूल जो है दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने सिर्फ एडिशन के बारे में बताया, सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं बताया, तो एक नंबर हम सब्ट्रैक्शन का भी दे देंगे, ठीक है? यस सर। इस तरीके से, या आप ये सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर बता दें, ठीक है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन और साथ में डिवीजन हमारे पास है, तो इन दोनों को भी आपको देखना है। देखो किस तरीके से, मैं एक नंबर ले लूंगा, हमारे पास एक नंबर है 2.77, ऐसे नंबर है। उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीपल कर दूंगा 1.2। आप जरा मुझे बता पाओगे इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 2.77 into 1, 2 7 जा 14, समझा कैरी कर रहे थे 2 7 जा आप करो, जैसे आप करोगे मुझे बताओ आंसर क्या है। क्या होगा? सब बोलना 2 मिनट नहीं होते आंसर। सर 2.42। अरे कहाँ 2.42 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2.42, 3.324 आ जाएगा। देखो इसको मल्टीपल करने के लिए ये तरीका, ये होता है ना ऐसे 1.2, इसको 2 7 को 14, तो यहाँ पे 1 कैरी 14 और 15 बनेगा, 5 फिर यहाँ पे क्रॉस 7 7 2 सुअर बा तुआ। यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 1, यहाँ पे 2, इसके मतलब है 3 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट है 3.324। समझ बात आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में थोड़ा अलग रूल है। इस वाले में आपको बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? कितने हैं? 3। अब यहाँ पे कितने हैं? 2। तो आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट में हमारे को देखना है कि लीस्ट वाला कौन सा है। लीस्ट, यस सर। लीस्ट कौन है? 2। यस सर। तो फिर 2 को आपको लेना है, 2 को आपको लेना, ये वाला जो है, ये दो। यस तो सर। ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जरा बताओ? 3.3, लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास 5 से कम है। ये 2 तो है ना, लेस देन 5, तो लेस देन 5 होगा, तो फिर इसको हमें चेंज नहीं करना है, तो ये हमारे को इसी टाइप का नंबर रहेगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे हमारे पास लीस्ट कौन था? यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में लीस्ट डेसिमल सर ऊपर नहीं, वाला। हाँ 3 था ना। यस सर। तो फिर यहाँ से आपको कंसिडर करना था, ये 3 आपको कंसिडर करने थे, ये 3। यस सर। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे 8 जो है, 8 हमारे पास 5 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये 8 जो है, ये 8 नहीं आएगा, ये 8 जो है ये नहीं आएगा। बात समझ आ गई? 5.66 रहेगा। टोटल हमारे पास इतना ही रहेगा, क्योंकि हमारे को 3 ही देखने हैं, ये 3 हमें देखने हैं। बात याद रखी आपने? यस सर। हाँ, ये याद रख लेना। और यहाँ पे भी उसी तरीके से देख लेना, क्योंकि आपको लीस्ट नंबर से पता चलता है कि नंबर हमारे को कितने लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लीस्ट क्या था? 1, तो हमारे को आप यहाँ पे पॉइंट तो 3.9 था, 3.9 हमारे पास, ये 3.9 जो है, ये 3.9 मैंने ले लिया। पॉइंट के बाद 1 ही ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप 1 में फिर 3 ही नहीं ले सकते हो। इस 3.9 को हम लोग फिर 1 ही लेते हैं। 3.9 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। लेना तो है, सपोज इसी को अगर 3 को आप ले लोगे, आप बोलोगे सर मैं 1 ही ले लूंगी, ठीक है 1 ले लो, लेकिन इसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या है? वो तो 9 है, वो 5 से ज्यादा है, इसलिए वो इस नंबर को चेंज कर देगा, वो क्या बना देगा? 4 बना देगा। क्लियर बात? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3.3 आ गए, क्योंकि आपको सबसे लीस्ट वाला देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, वो 2 है, इस तरीके से हम 2 ही ले लेंगे, 3.3। अच्छा, मुझे और एक नंबर बताइए, एक एग्जांपल हम ले लेंगे। एग्जांपल एक यहाँ पे 2.88 इंटू 2.3, इसको जरा आप करिए, किसके बराबर आएगा? क्लियर बता दे। 6.624। बहुत अच्छी बात, 6.624। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। तो फिर 2 ही लेने हैं, तो 6.6। लेकिन ये 2 जो है ये 5 से कम है, अगर 2 5 से कम है तो कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो 6.6। क्लियर बात? सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। किसी जगह कोई